हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि जीवों के लिए जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक होती है। इसी के साथ साथ हमने अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियां जैसे कि द्विखंडन, खंडन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन आदि के बारे में भी अच्छे से समझ लिया था। अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन किसमें, पुष्पीय पौधों में। किस प्रकार से पौधों के अंदर जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, हम सभी जानते हैं कि जनन की वह विधि जिसके अंदर क्या होगा, नवीन संतति उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी, वह विधि क्या कहलाएगी, लैंगिक जनन। जबकि अलैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वह कहलाती है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि जब अलैंगिक जनन प्रणाली से भी जनन की प्रक्रिया हो रही थी, नई संतति उत्पन्न हो रही थी, तो फिर इस लैंगिक जनन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए, हमने बात की थी कि जब भी मान लीजिए कोई एकल कोशिका है, उससे क्या होगा, दो संतति कोशिकाएं निर्मित होगी। तो उस समय दो प्रक्रियाएं होती है। क्या होता है, एक तो डीएनए जो है वो अपनी प्रतिकृति बनाता है, इसके साथ साथ कोशिकीय संगठन जो है वो भी बनता है, क्योंकि जो नई प्रतिकृति डीएनए की बन रही है उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, कोशिकीय संगठन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही काम जो होते हैं वो कब होते हैं, जब एकल कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है। तो देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि डीएनए जब अपनी प्रतिकृति तैयार करेगा तो ये जो तकनीक होती है ये पूरी तरह से यथार्थ नहीं होती है, यानी कि डीएनए की जो दोनों प्रतिकृतियां बनती है वो मौलिक डीएनए से कुछ भिन्न होती है। और इस भिन्नता के कारण ही क्या हो जाता है, जो जीव की समष्टि है उसमें भी कुछ न कुछ विभिन्नताएं आ जाती है। जब डीएनए की प्रतिकृति तैयार हो रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ त्रुटियां जो है वो उत्पन्न हो जाती है, और ये त्रुटियां ही क्या करती है, जीवों में विभिन्नता का स्रोत है, यानी कि जीवों में अलग अलग विभिन्नता पैदा करती है। तो देखिए, जीव की जो प्रत्येक व्यष्टि है वो विभिन्नताओं के द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती है, यानी कि इंडिविजुअल के लिए जो है ये विभिन्नताएं आवश्यक नहीं होती है। लेकिन हमने पढ़ा था कि विभिन्नताएं क्या करती है, किसी भी स्पीशीज जो है उसकी समष्टि के अंदर क्या करेगी, उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब क्या हो रहा है, यदि निकेत के अंदर कोई अचानक से परिवर्तन आ रहा है तो पूरी समष्टि के समाप्त होने की संभावना होती है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई क्या हो गया है, चेंज आ गया है, कोई विभिन्नता उसके अंदर उत्पन्न हो गई है, तो वो क्या करेगा, उस होने वाले वातावरण के होने वाले परिवर्तन के प्रति भी समायोजित हो जाता है। तो स्पीशीज का अस्तित्व जो है वो वहाँ पर बना रहता है। तो इसीलिए जो विभिन्नताएं हैं ये क्या करती है, स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसीलिए जीवों के अंदर क्या है, जनन की कोई ऐसी विधि जो है वो अधिक सार्थक होगी, वो अधिक उपयोगी होगी, जिससे क्या हो, अधिक से अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो सके। तो इसी के लिए लैंगिक जनन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक डीएनए के अंदर क्या होगा, जब प्रतिकृति तैयार होगी तो नई विभिन्नता के साथ साथ जो है पुरानी पीढ़ियों की विभिन्नताएं जो है वो भी उसमें संग्रहित होती रहती है, यानी कि जैसे जैसे संतति आगे बढ़ती जाएगी तो विभिन्नताओं की मात्रा जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाती है। अब हम जानते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। तो अलग अलग जीवों की जो जनन कोशिकाएं होती है वो युग्मन करती है और उससे नई संतति यहाँ पर पैदा होती है। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो डीएनए हमें प्राप्त हो रहा है वो दो भिन्न जीवों से प्राप्त होता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक और समस्या पैदा हो सकती है। क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि एक डीएनए जो है वो माता से आ रहा है, एक डीएनए जो है वो पिता से आ रहा है। तो क्या होगा, जो संतति पीढ़ी होगी उसमें क्या होगा, जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहेगा। तो प्रत्येक पीढ़ी के अंदर डीएनए की मात्रा जो है वो दुगनी होती जाएगी, क्योंकि डबल होती जाएगी बार बार जब उनमें युग्मन होगा। तो क्या हो जाएगा कि डीएनए के द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि डीएनए की मात्रा क्या होती जाएगी, लगातार अगली पीढ़ी में दुगनी होती जाएगी। तो इसका समाधान जीवों ने किस प्रकार से खोजा कि जो जीवों के विशिष्ट अंग होते हैं इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। ये जो कोशिकाएं हैं क्या कहलाती है, जनन कोशिकाएं कहलाती है। तो इन कोशिकाओं में क्या होगा, जो जीव की कायिक कोशिकाएं हैं उनकी अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और डीएनए की मात्रा जो है वो भी कैसी होती है, आधी
होती है। तो इस तरह से क्या होगा, जब युग्मन होगा तो वापस से क्या हो जाएगी, डीएनए की मात्रा जो है वो पुनर्स्थापित यहाँ पर हो जाती है। तो ये कोशिकाएं किस प्रकार से मिलती हैं, हमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि दो भिन्न जीवों की जो युग्मक कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी, लैंगिक जनन के द्वारा युग्मन करती है। और फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। और जो संतति कोशिकाएं बनती है उनमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा जो है वो पुनर्स्थापित हो जाती है। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा जो होती है वो आधी होती है। तो जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, तो क्या होगा, जो संतति पैदा होगी उसके अंदर गुणसूत्रों की मात्रा और डीएनए की मात्रा वापस से पुनर्स्थापित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जनन कोशिकाएं बनी है इनमें एक जनन कोशिका कैसी होती है, अपेक्षाकृत बड़ी होती है और इसके अंदर भोजन का भंडार भी होता है, भोजन जो है वो इसके अंदर संचित होता है। जबकि जो दूसरी कोशिका होती है ये अपेक्षाकृत छोटी और अधिक गतिशील होती है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो गतिशील जनन कोशिका है उसे तो हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। जबकि जिस जनन कोशिका के अंदर भोजन का भंडार होता है वो क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। तो इस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है और ये आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए ये एक पुष्प की संरचना है, क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें हमें, देखिए यहाँ पर परागकोश है और पुतंतु है। ये जो बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं क्या है, ये परागकोश है और एक तंतु के माध्यम से जुड़े रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। तो ये क्या है, पुंकेसर वाला यानी कि नर जननांग वाला भाग है। इधर देखें हम, देखिए ये जो बीच में हमें दिखाई दे रही है इसमें सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र है और जो तंतुनुमा संरचना है वो वर्तिका कहलाती है। इसका निचला जो फूला हुआ हिस्सा होता है ये अंडाशय कहलाता है। तो ये क्या है, मादा जननांग है, किसके, पुष्प के। अब किस तरह से जो है ये कार्य करते हैं, किस तरह से इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसको समझते हैं। तो देखिए पुष्प में हमने देखा है बाह्य दल होते हैं, पंखुड़ियां होती है, पुंकेसर और स्त्री केसर आदि क्या है, ये पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। जिसमें से यदि हम बात करें पुंकेसर की और स्त्री केसर की, तो ये क्या है, पुष्प के जनन भाग है और इनके अंदर जो है जनन कोशिकाएं उपस्थित होती है। यानी कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे वो किसमें बनते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर के अंदर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब पुष्प के अंदर क्या होगा, पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक जनन भाग ही उपस्थित होता है, तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। या तो इसके अंदर क्या होगा, पुंकेसर होगा या फिर केवल स्त्री केसर होता है। उदाहरण इसके हम देखें जैसे कि पपीता और तरबूज, ये क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए जब पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण देखें इसके, गुड़हल और सरसों, इनके अंदर क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखिए पुंकेसर क्या करेगा, नर जननांग है जो किसका निर्माण करता है, परागकण का निर्माण करता है। यानी कि पुंकेसर के अंदर जो परागकोश है उसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है और ये जो परागकण होते हैं सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कभी हम किसी भी पुष्प के पुंकेसर के हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों के अंदर पीले रंग का पाउडर जो है वो चिपक जाता है। क्यों चिपक रहा है, क्योंकि परागकण जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और वो हमारे हाथों पर लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो स्त्री केसर है ये क्या है, पुष्प के केंद्र के अंदर स्थित होता है और क्या है, ये पुष्प का मादा जननांग है। मादा जनन अंग क्या होता है, स्त्री केसर होता है। अभी हमने देखा कि 3 भागों से बना हुआ होता है। आधार वाला जो भाग है कैसा होता है, उभरा हुआ, थोड़ा फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। मध्य के अंदर जो लंबा नलिका नुमा भाग है वो वर्तिका कहलाता है और इसका जो ऊपरी सिरा है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, जो कैसा होता है, चिपचिपा होता है। क्यों होता है चिपचिपा, क्योंकि जो परागकण आएंगे वो किस पर आकर चिपकेंगे, वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड के अंदर क्या होती है, एक अंड कोशिका होती है। अब परागकण क्या करेंगे, परागकण किसका निर्माण करते हैं, नर युग्मक। परागकणों के अंदर क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो जब परागकणों का अंकुरण होगा कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, तो जो नर युग्मक है उसे कहाँ पहुँचना होता है, अंडाशय की अंड कोशिका तक पहुँचना होता है और उसके बाद में जो मादा युग्मक से ये संलयित
हो जाता है। आगे जाकर ये युग्मनज का निर्माण करता है। किस तरह से होती है प्रक्रिया देखिए, जो जनन कोशिकाएं हैं, जो नर युग्मक और मादा युग्मक हैं, वो क्या करेंगे, आपस में युग्मन करेंगे और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये जो युग्मनज है, इसके नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है, यानी कि युग्मनज से ही आगे क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होता है। अब देखिए, जो परागण की क्रिया है ये दो प्रकार से हो सकती है। पौधों के अंदर स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। यदि मान लीजिए परागकणों का स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और यदि मान लीजिए क्या हो रहा है, एक पुष्प के परागकण कहाँ पहुंच जाएंगे, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम परपरागण। तो जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण पहुंच रहे हैं तो किसके द्वारा पहुंचते हैं, किसी न किसी माध्यम के द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि वायु के द्वारा हो सकते हैं, जल के द्वारा हो सकते हैं या किसी प्राणी के द्वारा हो सकते हैं। वायु के द्वारा उड़कर ही एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच सकते हैं, या फिर जल के द्वारा बह सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे क्या करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं, मकरंद चूसते हैं, उनके पांव पर या उनके पंखों पर चिपक कर ये परागकण जो हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जब परागकण कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र तक पहुंच गए हैं, तो क्या होगा, इसमें जो नर युग्मक है उसे कहाँ पहुंचना है, मादा युग्मक तक पहुंचना है। तो किस प्रकार से पहुंचेगा, देखिए कि परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात जो नर युग्मक है उसे अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए क्या होगा, जो परागकण होते हैं उनसे एक नलिका विकसित होती है और ये वर्तिका से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, बीजांड तक पहुंच जाती है। देखिए ये परागकण कहाँ पहुंच गए हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं, तो अब इनका अंकुरण होगा और इनसे एक लंबी नलिका वो विकसित होती है। तो कहाँ पहुंचती है, वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर स्थित जो बीजांड है वहां तक पहुंच जाती है। तो नर युग्मक भी इस नलिका से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, बीजांड में स्थित मादा युग्मक तक पहुंच जाता है और उसके बाद में संलयित हो जाता है। तो देखिए, जो निषेचन की प्रक्रिया जब संपन्न हो गई है उसके बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और इस युग्मनज के अंदर अनेक विभाजन होते हैं और क्या होगा, जो बीजांड है वो भ्रूण में विकसित हो जाता है। इसी के साथ साथ बीजांड से क्या होगा, एक कठोर आवरण भी विकसित होता है और ये बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। बीज के ऊपर क्या आ जाता है, बीजावरण आ जाता है। अंडाशय क्या होगा, यहाँ पर तेजी से वृद्धि करेगा और ये परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। क्या होगा, फल जो है वो गूदेदार होता है। तो किससे निर्मित हो रहा है, वो अंडाशय से निर्मित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जो पुष्प था उसके अंदर बाह्य दल थे, वर्तिकाग्र था, पुंकेसर था, वर्तिका थी। इन सब का जो रोल है वो समाप्त हो जाता है क्योंकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो गई है। बीज का निर्माण हो गया है, फल का निर्माण हो गया है, तो इनका कोई भी उपयोगिता नहीं रहती है। तो इसलिए ये जो भाग होते हैं ये मुरझाकर गिर जाते हैं क्योंकि क्या हो गया है, बीज भी बन गया है, फल भी बन गया है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो यहाँ पर इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती है। जो बीज होता है इसके अंदर क्या है, भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। जब बीज को उपयुक्त परिस्थितियां मिलेगी तो ये अंकुरित होकर नवोद्भिद के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। देखिए क्या है, बीज है तो इसके अंदर बीज पत्र पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, खाद्य का, भोजन का संग्रह होता है। और जब ये विकसित होगा तो देखिए जो प्रांकुर है इसके अंदर वो किसका निर्माण करेगा, भावी प्ररोह का निर्माण करेगा। और जो मूलांकुर है उससे क्या विकसित होगी, जड़ विकसित होती है। तो इस तरह से पौधों के अंदर जो है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न होती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा परागण की प्रक्रिया क्या होती है, जब परागकण कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये क्रिया परागण कहलाती है। अलग अलग माध्यमों के द्वारा हो सकती है। जबकि यदि हम बात करें निषेचन की प्रक्रिया तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम कि परागकणों का कीट, पक्षी, वायु आदि के द्वारा कहाँ, पराग कोश से कहाँ पहुँचना, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। जबकि यदि हम बात करें निषेचन की तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के द्वारा क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा।
यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और जब परागण की प्रक्रिया होगी उसके पश्चात ही क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं कि परागण और निषेचन की जो प्रक्रिया है वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।